उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते थे। एक तरफ उसके बारे में कहाँ लोकेशन लिखते जाएंगे और साथ ही साथ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, कुछ खास बात है तो लिखते जाएंगे, टाइप किस प्रकार का है ये लिखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोलंबिया का पठार किसके किसके बीच है। ये कोलंबिया का पठार रॉकी और कैस्केड माउंटेन रेंज के बीच में। इसका दूसरा नाम है स्नेक प्लेटू, स्नेक का पठार, कोलंबिया का पठार या स्नेक का पठार। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोलंबिया नदी इसके बीच से होकर के जाती है और स्नेक जो उसकी सहायक नदी है वो यहाँ पर आकर के कोलंबिया नदी से मिलती है। इस कारण से इसे स्नेक का पठार भी कहते हैं। लाइक बिटवीन द रॉकी एंड कैस्केड माउंटेन रेंज, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए। ठीक है, अमेरिका के पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है। बनी कैसे है? बेसाल्ट लावा फ्लड से, यानी ज्वालामुखी प्रकार का है। बेसाल्ट लावा फ्लड यानी ज्वालामुखी प्रकार का पठार है। अगला कोलोराडो का पठार। ठीक है, कोलोराडो ये 2017 यूपी पीसीएस में पूछा गया था। कोलंबिया भी ये भी दिया गया था, पूछा गया था उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो कोलोराडो का पठार। ठीक है, कोलोराडो का पठार उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है और यहाँ से कोलोराडो नदी जाती है जो इस पठार को दो भाग में बांटती है, बीच से इसके होकर के जाती है, इसीलिए इसको कोलोराडो का पठार कहते हैं। और ये जो है इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, एक तरह से देखा जाए तो रॉकी की दो शाखाओं के बीच में अवस्थित है। ठीक है, अंतर पर्वतीय पठार है। एक मिनट, इस साइड में है क्या? ये मोजावे की साइड में फैला हुआ है, इधर से लेकर के पूरा यहाँ तक है। एक मिनट, इसकी लोकेशन गड़बड़ हो गई। इसकी लोकेशन वो हमने ग्रेट बेसिन समझ के उसको बना दिया। ये मोजावे मरुस्थल में जाके खुलता है। ठीक है, मोजावे मरुस्थल में जाकर के खुलता है। क्यों? और ये जहाँ पर कैस्केड माउंटेन रेंज है वहाँ उसके नीचे वाली ढाल पर काफ़ी सारे यहाँ पर हवा के कारण इरोजन से मेसास एंड बुट्टे बन गए हैं। तो ये पूछा गया है कि कौन सा पठार मेसास और बुट्टे के लिए फेमस है,
मेसास और भुट्टे क्या होते हैं देख लीजिए। ऐसे पठार है, हवा आई सनसनाते हुए काट के गई, है ना। तो बीच का पार्ट ऐसे हवा से रिमूव हो जाता है। अब कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ऐसे चट्टाने डिफरेंशियल इरोजन का परिणाम है। हवा ऐसे बहते हुए जा रही पहाड़ों के बीच से, पठार के बीच से, पठारी भूमि को ऐसे काट दे रही है। तो जगह जगह मेसास और भुट्टे देखने को मिल रहे हैं। यही कहते हैं मेसास एंड भुट्टे। इस मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। एरिड लैंड फार्म है, यानी कि इसी के नीचे मोजावे का मरुस्थल खुलता है कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो वहीं से चलने वाली हवाएं हैं, सनसनाते हुई आती हैं और काट देती है। जब भी कोई पठार या माउंटेनियस रीजन मरुस्थल से जुड़ा हुआ होता है तो उसमें बहुत अधिक कटाई होती है और इस तरह से उसकी हालत बन जाती है, ठीक है। यहाँ पर और एक चीज फेमस है, आर्टेसियन का कुआं, पाताल तोड़ कुआं। धरती देखो मरुस्थल है, चटिक गई है इसकी ऊपर की लेयर, है ना। और नीचे से एक्सेसिव प्रेशर के कारण पानी दबाव खा करके ऊपर को आकर के निकलने लगता है, जिन्हें कहते हैं ऊजेस, है ना। तो पानी नीचे से हाई प्रेशर के कारण, दबाव के कारण पानी जो है ऊपर को आ जाता है, बाहर निकलने लगता है अपने आप। पाताल तोड़ कुएं, ठीक है, यहाँ पर पाए जाते हैं और मोजावे मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बात बहुत फेमस है। इस कारण से मरुस्थली होने के कारण भी यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है, लोग यहाँ पर वास करते हैं, क्योंकि पानी के सोर्स ये आर्टेसियन के कुएं हैं। तो आर्टेसियन का कुआं कहाँ पाया जाता है ना। ये मोजावे मरुस्थल हो या प्लेट्यू हो, दोनों नाम आते हैं, तब भी सही होगा। आर्टेसियन का कुआं, पाताल तोड़ कुआं, ठीक है। मोजावे मरुस्थल तो अमेरिका का सबसे शुष्क मरुस्थल है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, सबसे शुष्क मरुस्थल, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ना कि क्या कहते हैं। और दूसरा कोलोरेडो का पठार उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। तो दोनों एक साथ, एक सबसे शुष्क और दूसरा सबसे बड़ा, दोनों साथ ही साथ लगे हुए हैं, है ना। तो ये बात एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, ठीक है। अच्छा, इसको ग्रैंड कैनियन भी यहीं पर है, ग्रैंड कैनियन, इसको भी याद रखना। कोलोरेडो नदी इसी को अलग करती है, ग्रैंड कैनियन और कोलोरेडो पठार दोनों को अलग करती है, ग्रैंड कैनियन। बहुत बड़ा विशाल खाय जो है, खड्ड है ना, पानी के कारण बन जाता है, कटाई के कारण, ठीक है। वो उसको अलग करती है कोलोरेडो नदी। अब यहाँ पर देखते हैं अगला, ग्रेट बेसिन।
ये भी एरिड लैंड फार्म है, जो कि कनेक्ट यहाँ पर घास भूमि पाई जाती है, जैसे कि पेटागोनिया वाला एरिड लैंड फार्म है लेकिन घास भूमि पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो घास पाई जाती है प्रेयरी, वो छोटी है, और वेस्ट की तरफ जब ईस्ट, वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो साइज उसकी ज़्यादा होती चली जाती है। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेट बेसिन का पठार। क्लियर। अब देखते हैं शुष्क पठार, यानी कि ठीक है, यहीं से उतरती है नीचे सनसनाती हुई चिनूक, फिर दो भाग में बाइफरकेट हो जाती है। उसको जब हम हवा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अगला आते हैं लॉरेंसिया का पठार, कनाडा में। ये लॉरेंसियन प्लेटू, इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। पूनम बताओ जरा। लॉरेंसिया के पठार के बारे में बता चुका हूँ पहले। लॉरेंसियन पठार, एक मिनट, इसे कैनेडियन शील्ड कहा जाता है सर। कैनेडियन शील्ड, बहुत बढ़िया दिनेश जी। हाँ, और बताइए कुछ इसके बारे में। इतना ही याद था सर। नहीं, बना कैसे, कुछ बना बताएंगे कि बना कैसे, ये वाला पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में कुछ बताएंगे। कोई बता दे। कोई बता दे भाई। कोलोराडो की बात कर रहे हैं। कोलोराडो की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी लॉरेंसिया के पठार की बात कर रहे हैं। लॉरेंसिया की पठार की बात कर रहे हैं। कोलोराडो तो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। सोनोरन का मरुस्थल एक साइड में टच होता है, एक साइड में उससे मोजावे का मरुस्थल टच होता है। यहीं से सोनोरन का मरुस्थल शुरू हो जाता है। ये मरुस्थल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इसके बारे में हम बता चुके हैं कई बार भाई, कोई तो बताओ, तुम लोग ऐसे सुनते रहते हो बस। किस प्रकार से बना है, बना कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई। इसे कैनेडियन सील्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और प्री कैम्ब्रियन एरा में, मतलब कि दुनिया का सबसे पुराना पठार है। अंगारा लैंड और लॉरेंसिया अलग हो रहे थे, सोचो तब का बना हुआ है ना। उसके पहले से बना हुआ है, उसके पहले से बना हुआ है। अंगारा लैंड लॉरेंसिया के अलग होने के पहले से बना हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन से बना हुआ है। और इस कारण से बहुत पुरानी राख होने के कारण हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक राख भी यहाँ पर पाई जाती है, और लौह अयस्क से संतृप्त क्षेत्र है। इस कारण से मॉन्ट्रियल वगैरह जो रीजन है, बहुत बड़े जहाज रानी निर्माण और भारी विमान के निर्माण इत्यादि के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आयरन और रिच रीजन है, प्री कैम्ब्रियन इग्नियस रॉक है, और साथ ही लंबे समय में इसके नीचे दबे रहने के कारण मेटामॉर्फिक चट्टानों का उद्भव हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स भी पाई जाती हैं। ठीक, अगला सियरा मैड्रिड ग्रुप ऑफ रेंजेस के बीच में एक पठार पाया जाता है। कौन सा?
मैक्सिको पठारी क्षेत्र ही है पूरा। किनारे किनारे माउंटेन रेंजेस हमने पढ़ा था, और इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में यह पाया जाता है, लेकिन ये इंटर माउंटेन प्लेट्यू नहीं है, ये डोम शेप्ड पठार है, ठीक है, जिसको मैक्सिकन अल्टीप्लानो भी कहा जाता है। जैसे अल्टीप्लानो का पठार बोलीविया में है ना, वैसे ही यह भी है। नीचे से मैग्मोत्थान से इसका उद्भव हुआ है, लेकिन पर्वतों के बीच में भी पाया जाता है। सियरा वेस्टर्न, सियरा मैड्रिड डेल सूर, सियरा मैड्रिड ओरिएंटल और सियरा मैड्रिड ऑक्सीडेंटल माउंटेन रेंजेस के बीच में, तथा अपलेशियन के दक्षिण पूरब में, नहीं दक्षिण पश्चिम में, अपलेशियन यहीं शुरू होकर के ऊपर तक जाती है ऐसे, है ना, तो अपलेशियन के दक्षिण में अवस्थित है मैक्सिको का पठार, जिसे मैक्सिकन अल्टीप्लानो भी कहा जाता है। इसे मैक्सिकन अल्टीप्लानो भी इसे कहा जाता है। और बहुत बड़े पैमाने, क्योंकि हमने पढ़ा है इसके बारे में कि डोम शेप्ड प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेस। यहाँ पर टिटेनियम, कॉपर बहुत बड़े पैमाने पर, है ना, यानी तांबा, जिंक, आयरन ओर, ये सब बड़े पैमाने पर पाया जाता है। कोयला, ये सब पाया जाता है, जैसे कि भारत का रूर में पाया जाता है। भारत का रूर क्या मतलब, छोटा नागपुर प्लेट्यू में और रूर में जैसे पाया जाता है, उस तरह से यहाँ भी मिनरल्स पाए जाते हैं तरह तरह के, ठीक है। और इस कारण से इसे मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, विश्व का खनिज भंडार, मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड। मिनरल स्टोर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर इसके सदर्न पार्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो पेपर में पूछी जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खान यहाँ पर है, जिसका नाम है चिहुआहुआ की खान। चिहुआहुआ की खान यहाँ पर है इस पठार में, जो दुनिया की सबसे बड़ी चांदी का उत्पादक खान है। अब आ जाते हैं हम लोग नीचे, एंडीज माउंटेन के बगल में जो पठार हैं उनका अध्ययन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कॉन्टिनेंटल प्लेटू है, सेंट्रल पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड का पठार हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ये महाद्वीपीय पठार है, महाद्वीप के बीच में। ग्रीनलैंड है, सभी जानते हैं। एंडीज माउंटेन रेंज, जिसके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पर्वत वाले चैप्टर में, उसके वीडियोस पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा जो नहीं पढ़े हैं। ये है इंटर माउंटेन प्लेट्यू, बोलीविया
में, जो कि एंडीज की ही दो शाखाओं के बीच अवस्थित है, जिसका नाम है अल्टीप्लानो। अल्टीप्लानो का पठार, इंटरमॉन्टेन प्लेटू है ये अल्टीप्लानो का पठार, ठीक है, बोलीविया में पाया जाता है, ठीक है। और यह फेमस है, ये पूछा गया है किसके लिए फेमस है, फेमस फॉर द टिन रिजर्व, टिन के भंडार के लिए। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों को मिला लें तो भी सबसे ज्यादा टिन का भंडार यहाँ पर पाया जाता है। इसे बोलीविया का पठार भी कहते हैं। चलो इधर आ जाइए, ग्रैंड चैको के नीचे अर्जेंटीना में और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार है। उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों को ही जोड़ लें तो सबसे ऊंचा पठार है, यही है अल्टीप्लानो का पठार, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सबसे ऊंचा पठार भी यही है। अगला ये है पैटागोनिया का पठार, एरिड है, ग्रेट बेसिन से भी ज्यादा एरिड है, सेमी टेम्परेट कह सकते हैं आप इसे, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड भी पाया जाता है। टेम्परेट डेजर्ट है ये, डेजर्ट प्लेट्यू है, मरुस्थलीय पठार है, क्योंकि एंडीज यहाँ पर रेन शेडो इफेक्ट डालता है, हवाओं को इधर नहीं पहुंचने देता है, इंटरमॉन्टेन इफेक्ट पहुंचने देता है लेकिन वो नीचे उतर के आती हैं, लीवर्ड स्लोप होता है, और जब हवा नीचे उतरने लगती है तो संघनन नहीं हो पाता है, तापमान बढ़ जाता है, तो वो जो है बारिश करवाने में अक्षम रहती है, ठीक है। यहाँ अल्नीनो पीरियड में ही बारिश होती है। अल्नीनो और लानीना के बारे में हम बाद में बताएंगे, बहुत गंभीर बात है वो, है ना। बस इतना जाने रहो कि यहाँ पर अल्नीनो काल में बारिश होती है 3 से 4 साल में कभी, और इसके कारण यहाँ पर घास भूमि के लिए जितना पर्याप्त पानी चाहिए होता है वो स्टोर हो जाता है जमीन के अंदर, है ना, घासें उससे अपना काम चलाती रहती हैं। यहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है। जोंडा नाम की हवा ठंडियों में चलती है, वो भी गरम गरम होती है, स्नोमीटर का काम करती है ना, तो वो भी यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि बहुत ठंडी में घास नहीं जम सकती, उसको हल्की गर्मी चाहिए होती है, तो वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में इजाफा कर देती है, 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में इजाफा कर देती है, जिस कारण से घास को जो जिस तापमान की जरूरत होती है वो मिल जाता है। और इस तरह से यहाँ पर पंपेरो नाम की लोकल विंड चलती है, उसका भी यहाँ पर गर्म होती है और ठंडी होती है, ठीक है। पंपेरो हवा चलती है, इस कारण से पंपास घास भूमि का इसका नाम भी है, ठीक है। जोंडा लेकिन है चिनूक के सिमिलर, पंपास नहीं है। पंपास घास भूमि का निर्माण होता है जहां पाए जाते हैं गोचू, जो कि क्या है, सबसे एक्सीलेंट चरवाहे हैं, भेड़ चराते हैं, काऊ बॉय हैं, बहुत लंबे होते हैं, 7.5 फुटिए, गोल टोपी पहनते, नीचे ऊपर से नीचे तक कल्लाबादा पहनते हैं, माउथ आर्गन रखते हैं, कुछ हाथ से ही कलाकारी करके आवाज़ निकालते हैं और उस आवाज़ से भेड़ों को कंट्रोल करते हैं, एक भेड़ ट्रेन कर लेते हैं। ये क्या है, इंडो अमेरिकन तथा यूरोपियन के क्रॉस ब्रीड हैं। जब कॉलोनियल एरा चलता था तो यूरोपीय लोग आकर के रेड इंडियंस को पकड़
उनके उनसे बंधुआ मजदूरी कराते थे, फीमेल के साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे, प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया था। कालांतर में जाकर के जो बच्चे, उनसे जो पीढ़ियां, जो नस्लें पैदा हुई, वो दोनों का क्रॉस ब्रीड हो गई, लंबाई भी अच्छी खासी हो गई, मुंह भी हल्का लाल, है ना। तो उन्हें कहा गया गोचू जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। ये था पेटागोनिया का पठार। अब आते हैं ऊपर ब्राजील के पठार की तरफ चलते हैं। दुनिया में एकमात्र ऐसा पठार जो 3 प्रोसेस से बना हुआ है। ब्राजील का पठार कलेक्टिवली नोन एज द ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजील की उच्च भूमि जो इधर घास भूमि से जुड़ी हुई है। कौन सी घास भूमि से जुड़ी हुई है बताओ भाई। एक तरफ वेस्ट में ये घास भूमि से जुड़ा हुआ है ना, और वहीं पर जो ईस्ट वाला पार्ट है सदाबहार वनों से संतृप्त है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं, कॉन्टिन्यूअस कैनोपी वाले, ठीक है। अमेज़न एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो इसका पठार का ईस्टर्न पार्ट है वो प्लेट टेक्टोनिक से बना हुआ है, ठीक है। प्लेट विवर्तनिकी से उसका निर्माण हुआ है। वहीं पर ये उसका नाम है अटलांटिक रेन फॉरेस्ट प्लेट्यू, ठीक है। अटलांटिक का रेन फॉरेस्ट का पठार, जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, जो हमने ऑरेंज कलर भरा हुआ है, इसे कहते हैं सेंट्रल ब्राजीलियन प्लेटू, ब्राजील का केंद्रीय पठार। ये केंद्रीय सेंट्रल, ये अटलांटिक प्लेटू हो गया। अटलांटिक महासागर से जुड़ा होने के कारण इसे जो है अटलांटिक प्लेटू भी कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इधर सेंट्रल प्लेटू, केंद्रीय पठार। और जो पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है उसका नाम ही है ये पर्पल लैंड प्लेट्यू, पर्पल लैंड का पठार, ठीक है। ये ज्वालामुखी अपर्दन से बना है पर्पल लैंड वाला। ये कैसे, ये डोम शेप्ड प्लेट्यू है ऑरेंज वाला, टापू आकार का पठार है। नीचे से मैग्मोथान से थर्मल एक्सपेंशन से इसका निर्माण हुआ है ना। तो यानी कि ये कैसा होगा, मिनरल रिच रीजन होगा, सोना वगैरह बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यहाँ पर गोल्ड के डिपॉजिट पाए जाते हैं और अदर मिनरल भी पाए जाते हैं। सर एक प्रश्न है मेरा। हाँ, और ये वाला ज्वालामुखी पठार से बना हुआ है, ज्वालामुखी से बना हुआ है। सर मरुस्थल और पठार में कोई अंतर है सर कि नहीं? अंतर है, हर मरुस्थल पठार नहीं होता, हर पठार मरुस्थल नहीं होता, दोनों ही भिन्न स्थलाकृतियां हैं। कोलोरेडो जो पठार है वो मरुस्थल भी कहा जाता है क्या उसको? वो मरुस्थल, हाँ वो मरुस्थलीय पठार है। अच्छा, वो मरुस्थलीय पठार है।
ठीक है, जैसे पेटागोनिया मरुस्थल भी है, पठार भी है, तो पेटागोनिया मरुस्थलीय पठार है, ऐसी। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज होगी खूब अच्छी खासी, है ना। और इधर ज्वालामुखी प्रदेश जो एग्रीकल्चर के लिए कैश का प्रोडक्शन के लिए अच्छी होगी। कहवा के उत्पादन में दुनिया में आगे है, चाय के उत्पादन में, शुगरकेन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। यहाँ पर जो बड़े बड़े बागान होते हैं, इनके क्या कहते हैं चाय के, उन्हें क्या कहा जाता है, फजेंडा। 10-10 मील लंबे होते हैं एक एक खेत, है ना, बहुत बड़े बड़े। यहाँ पर इस तरह से नहीं होता छोटे छोटे खेत। छोटे खेत का मतलब बहुत ही कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश। लंबे खेत जो है ये दिखाते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है। ये कैसे होगा, एक बढ़िया क्वेश्चन हो गया ये। जो यूरोपियन कॉलोनियल एरा आया था तो छोटे छोटे खेत बड़े बड़े खेतों में परिवर्तित होना शुरू हो गए थे, और ये विकास की निशानी है, किसी देश के विकास की निशानी है। एक मजबूत होती अर्थव्यवस्था का निशानी है कि उसमें जो छोटे छोटे देश हैं, वो छोटे छोटे खेत हैं, वो बड़े होने लगे। तो ये खेत बड़े हो रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहा है कि ये सेकेंडरी प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहा है। और अगर खेत छोटे छोटे होते जा रहे हैं तो ये दिखा रहा है कि वो देश दिन ब दिन गरीबी, भूखमरी की चपेट में जा रहा है और जनसंख्या वृद्धि का सूचक है। और वो देश कमजोर होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है, और सेकेंडरी प्रोडक्शन में वो कमजोर होता जा रहा है, उसकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर बढ़ रही है। इससे लेकर के अगर ऐसा कोई मेन सा क्वेश्चन बनाया जाए इस तरह से, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसके बारे में बताएंगे आज जो है सगुप्ता जी बताएंगे। कुछ आइडिया लगा प्रश्न का? क्यों सगुप्ता जी नहीं बताएंगी? फंडामेंटल राइट सबके पास, क्या करना है ना। अच्छा, पहुंचते हैं हम गौरव जी के पास। बताइए गौरव जी, कोई आइडिया? सर इसमें एरिया को जोड़ते हुए बता सकते हैं हम कि कहाँ पे छोटे वो है और कहाँ पर बड़े हैं। नहीं, किसी देश की अर्थव्यवस्था का द्योतक वहां पर खेतों का आकार है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? क्योंकि सर खेतों से जो है एग्रीकल्चर होगा और उससे प्रोडक्शन होगा जो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो उससे भी हमारी जो अर्थव्यवस्था में उसमें भागीदारी मिलती है। तो खेतों पे भी हमारी, जैसे अब हम इंडिया की बात करें तो ये कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे जो ज्यादातर हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अगर एग्रीकल्चर लैंड ही कम हो जाएगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एग्रीकल्चर लैंड हम कह रहे हैं, मान लो एक बड़ा सा खेत था, है ना, देखो समझने वाली बात, एक बड़ा सा खेत था, किसी के पास खेती होती थी, फिर बीच में इसके बस एक बाउंड्री बन गई, ये खेत छोटा हो गया, 2 भाइयों में बट गया, अभी भी खेती होती है। नहीं सर, फिर इसकी इनकम बाद डिवाइड में 4 पार्ट में बट गया, अभी भी खेती होती है। फर्क क्या पड़ गया इससे? तो सर देश की अर्थव्यवस्था को कैसे कम होता हुआ दिखा रहा है? इनकम डिवाइड होती रहेगी सर। पहले जो एक इनकम थी वो पूरी, उसमें से थोड़ा वो रख के बाकी सेल करता होगा। अब इसमें 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी 4 पर्सन रखेंगे फिर उसको सेल करेंगे। तो अगर कोई 20% भी रखेगा तो इसमें
ये 80% तो ऐसे कंज्यूम हो गया उसमें, तो उसमें सर उससे एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और प्रोडक्शन भी कम हो, प्रोडक्शन तो वही रहेगा लेकिन उसमें एक्सपोर्ट कम हो जाएगा क्योंकि वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया और चारों पर्सन उसको यूज भी करेंगे, तो बचे हुए को ही वो सेल कर पाएंगे। सर मेरे हिसाब से इसमें 2 चीजें होंगी। हाँ बताइए। पहली चीज तो ये, जब खेतों के आकार छोटे हो जाते हैं तो लागत बढ़ जाती है। अच्छा। खेती करने की लागत बढ़ जाती है। जैसे एक आदमी जोत कर रहा है तो जोतों की संख्या बढ़ जाएगी, जोतों की संख्या बढ़ने से जोतों की अंदर पैसा जो देना पड़ रहा है तो वो लागत बढ़ गई, पानी की लागत बढ़ गई, और सभी चीजें लागत बढ़ने से उसमें जो आमदनी होगी वो आमदनी हाथों में कम आएगी, और प्रोडक्शन भी साथ साथ में कम होता है। उस रेशो में तो प्रोडक्शन भी कम होता है, छोटे खेतों में प्रोडक्शन कम होता है बजाय बड़े खेतों के। तो दोहरी मार है, इसलिए जो इकोनॉमी है वो डाउनग्रेड हो जाती है। और अगर खेत मिल जाए तो प्रोडक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा और लागत भी कम हो जाएगी, तो वो देश के विकास का सूचक होगा। नहीं, विनोद। जी सर, इसमें क्या होता है सर, छोटी लैंड, जैसे जैसे लैंड छोटी होती जाती है ना, तो क्या होता है बड़ी लैंड में सर ये होता है कि आप उसमें मशीनीकरण का यूज करते हो, मशीनों का यूज करते हो। जैसे आप है ना अमेरिका को उदाहरण लो, लैंड ज्यादा है, पर्सन कम है, वो ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग करते हैं। वहां पे 1% लोग हैं जो सिर्फ यूज कर रहे हैं सर मशीनों और एग्रीकल्चर में। भारत में 45% जनसंख्या है सर, और मतलब जो कृषि में लगी है 45%, और जीडीपी सिर्फ 17% है। तो ज्यादा लोग, छोटी लैंड होगी तो ज्यादा लोग वहां पे काम करेंगे, मशीनें कम यूज करेंगे वो। और बड़ी लैंड में क्या है कि आपको मशीनों से ही काम करवाना पड़ेगा। और बड़ी लैंड से ये होता है कि एक फार्मिंग प्रैक्टिस हो गई एक तरह से। तो इसके लिए एक चीज ये और कह सकते हैं, जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सेकेंडरी जो अपने सेकेंडरी उद्योग जो होते हैं, जो द्वितीय श्रेणी के उद्योग होते हैं, उनके लिए एक वो मिल जाता है, प्रोडक्शन मिल जाता है, तो रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो उनका विकास हो जाता है, इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है, तो वो चेन डेवलप हो जाती है। अब पहुंच रहा है दिमाग। हाँ विनोद जी बताइए। हाँ हाँ विनोद जी बताइए, बहुत बढ़िया बता रहे हैं आप। हाँ सर, मशीनी एक मिनट पहले जो बोल रहा है उसको बोलने दो। अभी आपका नंबर जब आएगा तब बोलना, अभी बोल नहीं। हाँ बताओ। जैसे मशीनीकरण हो रहा है, मान लो एक पर्सन कोई 4 पर्सन की लैंड को ले लेता है सर, उसका फिर मशीनीकरण करता है, तो वो 3 व्यक्ति फ्री हो जाते हैं सर। तो वो या तो इंडस्ट्री में काम करेंगे सर, ठीक है सर, या कोई सर्विस सेक्टर में काम करेंगे। तो लेबर, एक तो लेबर तो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है सेकेंडरी में अपने आप, अगर हम लैंड बड़ी कर दें। भारत में ये समस्या है कि लैंड है जो छोटी है तो ज्यादा लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये एक डिफरेंस रहता है सर। बहुत अच्छा, देखो मेंस लेवल पर दिमाग चलने लगा तुम्हारा। लेकिन अभी भी एक बात बची हुई है जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने कॉलोनियल एरा से कनेक्ट किया तो बताया कि जो खेतों का आकार था बड़ा होने लगा था। इट्स अ साइन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाउ एक बढ़ती इकोनॉमी को बड़े खेत कैसे दिखा रहे हैं। अभी भी देखो बहुत सारी चीजें आपने बताई, लेकिन एक अभी इसका मूल बात बची हुई है। बाकी आपका सब सही बात है विनोदी, जो आपने बोला। सोनू कश्यप जी सर। बताइए सर इसमें क्या होगा, जैसे खेती का स्पेस बड़ा होगा तो उसके अंदर एक तो हमारी लागत कम आएगी क्योंकि मैन पावर कम लगेगी सर, उसके अंदर मशीनरी का काम ज्यादा होगा। अगर हम खेती को छोटी छोटी कर देते हैं तो उसमें मैन पावर ज्यादा लगती है और मशीन का यूज नहीं कर पाते, इसलिए प्रोडक्शन कम होगी। विनोद जी की बात हो गई है, तो जो अभी डिस्कस नहीं हुआ वो वाली बात बताइए। जो डिस्कस हो चुका उसको नहीं, जो नहीं डिस्कस हुआ कोई ऐसा पॉइंट है क्या? ये कह सकते हैं कि अगर खेती छोटी होगी तो आत्मनिर्भरता कम रहती है, अगर खेती बड़ी होती है तो आत्मनिर्भर भी रहता है व्यक्ति और अपना आमदनी का भी साधन हो सकता है, आमदनी ज्यादा होती है, इंडस्ट्रीज का विकास होगा सर, ये भी तो एक इंडस्ट्री का चीज है। विकास होगा। अच्छा
इंडस्ट्रीज का विकास देखो, ऐसे होगा सर जब कोई प्रोडक्शन हाँ, हाँ। अपन खेत में कर रहे हैं, उससे अपन को आय हुई। अब आय को अपन आगे एक सोच होती है कि अपन उसको आगे उसको इन्वेस्ट करें। तो जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो कहाँ करेंगे? खेत तो अब लैंड तो ऑलरेडी सभी जगह है और बड़ी बड़ी लैंड है। उसके बाद में अब सेकेंडरी उद्योग में जाएगा आदमी, इन्वेस्ट करेगा तो सेकेंडरी नहीं उद्योग नहीं, डेवलप करेगा, वो अभी भी वहां सेकेंडरी पहुंच नहीं गुड्स पाए। बनाएगा। अभी नहीं। रजनीश जी, अरुण जी में से कोई बताना चाहता है तो वहां पर हैंड रेज कर दीजिए, अगर कोई के पास उत्तर है तो। किसी के पास भी अगर इसका सही एग्जैक्ट आंसर है, जो डिस्कस नहीं हुआ वो नहीं बताना है, जो हो गया उसको क्या बताओगे, है ना? वो सर तो एक बोल बार दिया। क्वेश्चन रिपीट कर देंगे प्लीज। क्वेश्चन ये है कि जो खेतों का आकार किसी देश की अर्थव्यवस्था का द्योतक है, यानी कि अगर खेत बड़ा है, खेतों का आकार बड़ा हो रहा है छोटे से, तो इसका मतलब कि वहां पर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन बढ़ रहा है और वो देश में औद्योगिक क्रांति सफल हो रही है। वहां पर लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है ना? बेरोजगारी कम हो रही है। और वहीं पर अगर खेतों का आकार छोटा हो रहा है तो यह इस बात का द्योतक है कि वहां की अर्थव्यवस्था कंगाली की तरफ बढ़ रही है, वहां पर भुखमरी आ रही है, वहां पर लोग बेरोजगार हैं, है ना? उन छद्म बेरोजगारी बड़े चरम पर है, छुपी बेरोजगारी जिसे कहते हैं आप। हेलो जी बिल्कुल सर। हेलो। इसमें इसमें क्या होगा, जब किसी भी कंट्री का जॉब का आकार बढ़ता है ना, भारत जैसे है कि हमारे एक विकासशील देश है, तो इसमें क्या है कि सबसे जोतों का आकार जो है बहुत छोटा है। ठीक है, वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे जोतों का आकार बहुत बड़ा बड़ा है, वो मशीनरी डेवलपमेंट से चलते हैं, तो उसमें इनकम भी ज्यादा आती है। और जितनी भी छोटी जोत होंगी तो उसमें हमारा होम कंजप्शन जो है, कंजप्शन वो ज्यादा होता है, तो इतना हम बचा के उसे बेच भी नहीं पाते। और जबकि जोत जहाँ पे बड़ी होंगी तो वहां से ज्यादा निकलता है। तो वहाँ एक तो उसका हो सकता है कि जनसंख्या का भी कुछ है, हो सकता है कि जनसंख्या भी वहां पे इफेक्ट करती है। प्लस जहाँ पे जोत बड़ी होंगी तो इट मीन्स वहां पे कोई ना कोई सेकेंडरी ऑप्शन है काम करने के लिए, क्योंकि भारत में लगभग 70% जनसंख्या तो गांवों में लगभग खेती से जुड़ी हुई है किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें रजनीश जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये वाली बात तो जो है नहीं, सर थोड़ी थोड़ी ठीक है, थोड़ी थोड़ी ठीक है, लेकिन इस पर डिस्कस हो चुका। रजनीश जी, कुछ ऐसी बात जो अभी डिस्कस नहीं हुई हो, आपके दिमाग में कौंध रही हो, आप बोलना चाहें तो बोल दीजिए। कोई बात नहीं। धर्मेंद्र जी कुछ बोलना चाहोगे? क्यों धर्मेंद्र? नहीं, कोई बात नहीं। देखो भाई, सिंपल सी बात है ना? हाँ। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। आपका नेटवर्क इशू है क्या? आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, बताइए, बोलिए, आवाज आ रही तो क्लियर? रहा था कि इंडिया की 2 स्टेट की हम तुलना करना चाहेंगे, पंजाब और बिहार की बात। तो जिस स्टेट का डेवलपमेंट ज्यादा है वहाँ के लोग कृषि पर कम निर्भर रहते हैं, और जो कृषि पर कम निर्भर रहेंगे तो वहाँ जोतों की आकार लंबे होंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के कारण मैक्सिमम जो लेबर फोर्स होते हैं, चाहे वो एजुकेटेड या अनएजुकेटेड, वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब किसी देश में अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो प्राइमरी सेक्टर सर्विस सेक्टर की डिमांड कम हो जाती है, और जो सर्विस सेक्टर की डिमांड कम होगी तो लोग फिर से प्राइमरी सेक्टर की ओर ही जाएंगे। इस कारण जो है हमारे जो जैसे भी किसी के पास जोत बड़े होते हैं तो वहां पर यदि लेबर फोर्स ज्यादा आ जाएंगे तो वो जोत छोटी हो जाएगी। ऐसा लेकिन होता नहीं है। देखिए, यूरोप में जब पहले लोगों के पास छोटे छोटे खेत होते थे, है ना, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, तो वहां पर जब आए वो लोग
एक बड़ा बड़ा साहूकार जमींदार लोग जो हुए, बड़े बड़े खेत खरीदना था क्या सर? बड़े, अब हाँ सुन लो, अब सुनो, नहीं जो आप सुनना बड़े बड़े कमर्शियल क्रॉप था क्या? कमर्शियल क्रॉपिंग तो तभी पॉसिबल है, इंडस्ट्री तभी अट्रैक्ट होगी। बात ये है कि जैसे मान लो कि छोटे छोटे खेत हैं, ये एक खेत है रमेश का, ये दूसरा खेत है दिनेश का, तीसरा खेत है क्या कहते हैं गौरव का, विनोद का, ठीक है, धर्मेंद्र का, और ये जो है क्या कहते हैं पूनम का भी है, ठीक है। पूनम बोती हैं हमेशा धान और गेहूं, ठीक है, और ये वाले खेत में दलहनी फसल बोई जाती बस। इधर ये खाली पड़े रखते हैं, इनका मन नहीं होता जल्दी, साल भर में कभी मन हुआ तो खेती कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे घास उगी रहती इनके खेत में, है ना। यहाँ पर ये बोते हैं कपास, ये बोलते हैं गन्ना, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फसलें उसमें बोई जा रही हैं, लेकिन कुछ मैचिंग नहीं है, टूटा हुआ खेत। लेकिन आ गया कोई ऐसा व्यक्ति जो इनसे भी कांटेक्ट किया, इनसे इनका पूरा जमीन ही जो है बोरो कर लिया, और ये बन गया एक खेत, ठीक है, ये बन गया एक खेत बड़ा सा। तो अब यहां पर एक ही तरह की फसल बड़े पैमाने पर उगेगी ज्यादा, और इसी तरह से अगल बगल के क्षेत्रों में भी परिवर्धन हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, कंपटीशन तो होगी ही। कॉटन ही कॉटन बोई जा रही है अब यहाँ, कैश क्रॉपिंग, कॉन्टिन्यूअस बेल्ट, जैसे वहां फजेंडा है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसकी वजह से मेंस का क्वेश्चन निकला है ना। तो ये यहाँ पर कॉटन की बड़े बड़े खेत हो गए, कॉटन की बेल्ट हो गई, तो अब जो है इंडस्ट्रियलिस्ट यहां पर आएंगे, यहां पर फैक्ट्री तब लगाएंगे, कॉटन की फैक्ट्री यहां पर अब लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर रॉ मटेरियल की काफी सारी सुविधा है, बड़े बड़े खेत, ज्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल यहीं पर मिल जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, है ना। लोगों को भी क्या कहते हैं हथकरघा कुटीर उद्योग में भी थोड़ा सा बढ़ावा इससे मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जब इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल था, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम हो गया था, एक ही जगह पर उनको सामान मिल गया, और प्लस जो खेतीहर करने वाले लोग थे उनको इसी फैक्ट्री में रोजगार मिल गया, है ना। अब यहाँ पर सड़क भी बनेगी, क्योंकि ट्रकों का आना जाना मार्केट से कनेक्टिविटी के लिए रहेगा, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही सड़क बनवाते हैं अपने पैसे से, ठीक है। कभी कभी सरकार भी पैसा देती, नहीं तो कभी कभी ये खुद, जैसे एसीसी वगैरह फैक्ट्रियां हैं, ये खुद ही अपने सुविधा के लिए सड़क बनवाती हैं, वो अपने उनके अगल बगल वाले क्षेत्र में लाइट भी सबको मिलती रहती है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये रूरल से रर्बन हो गया, रर्बन मतलब रूरल प्लस अर्बन हो गया। अब यहाँ पर अच्छे अच्छे चिकित्सालय भी बनेंगे, चीजें भी होंगी और सब चीजें आएंगी, वहां पर स्कूल बनेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए जो मुंशी मैनेजर रहते हैं, सब चीजें यहाँ पर होंगी। तो यानी कि ये आगे जाकर के ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना। अब यहाँ पर छोटे छोटे खेत थे, कोई कुछ उगा रहा, कोई कुछ, उसके लिए ट्रक नहीं आएगी, ठीक है, ट्रक नहीं आएगी वहां से कि जो है रघु भैया जो है क्या कहते हैं 2 बिस्ता खेत में गन्ना है उगा हुआ है और चलो लेते आए चीनी बनाएंगे, ट्रक भेज दिया, ऐसे नहीं आती ट्रक, ठीक है। मान लो फैक्ट्री यहाँ पर भी है, अट्रैक्ट होके वहां नहीं पहुंची है, तब भी अगर यहाँ पर कंटिन्यूअस बड़े पैमाने पर उसको माल मिलेगा, कि अगर गया और एक ही तरह की खेती लगातार हो रही है पूरी बेल्ट में, है ना, तो भी जाएगा वो वहां पर ट्रक लेकर के, मुठा नहीं 100 ग्राम चीनी के लिए जो है नहीं जाएगा वहां, ठीक है। 50 किलो कॉटन के लिए जो गया वहां पर ट्रक भेज दिया है, वो कह रहे भाई लाद दो, है ना अपना। तो उस तरह से कैश क्रॉप का प्रोडक्शन भी कमजोर हो जाता है, क्योंकि सब लोग फूड ग्रेन उगा रहे हैं, तो कोई कैश क्रॉप उगाएगा तो खरीदेगा कौन उसका, वहां पर कोई खरीदने नहीं आएगा।
खुद काटे लादे लेकर ले जाकर के पहुंचाए वहां, तब बात अलग है। और यहाँ पर जब एक प्रॉफिट कमाता है बड़े बड़े उससे अट्रैक्ट होकर के, और ये तभी पॉसिबल है जब लैंड ओनर एक हो या बोरोवर एक हो, तभी एक ही तरह का खेती होगा जिसका विजन बड़ा हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जो सबके पैसा दे दे करके उनका पूरे साल का जो है खेत लेकर के उस पे पूरे पे एक लाइन से उगाता है। तो ये बिगिनिंग ऑफ कॉलोनियल एरा, ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द कॉलोनियल एरा साइज ऑफ लैंड इंक्रीजेस, इट्स साइन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर यहाँ पर इस तरह से बूस्ट होता है। यह सब बातें हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? आ गई सर। बहुत बढ़िया। थोड़ा और लंबी सोच बनाएंगे तो आ जाएंगे इस तरह के उत्तर। ठीक, अब आते हैं हम लोग अफ्रीका की तरफ रुख करते हैं। यहाँ पर इथियोपियन हाईलैंड, यह भी मरुस्थल से जुड़ा हुआ है। इरोड हो चुका है बेचारा, और ये फेमस है यारदांग एंड जूजेन के लिए। इरोजनल विंड इरोजनल लैंड फार्म है यारदांग एंड जूजेन, पवन द्वारा अपघर्षित स्थलाकृतियां हैं। विंड इरोजनल लैंड फार्म है। बस अंतर यह है कि एक में कठोर चट्टान और सरल चट्टान ऊपर नीचे होती है, और हवा आती है उनको इरोड करती है, तो जो सरल चट्टान होती जल्दी इरोड हो जाती है, तो खोखला टाइप का बन जाता है ऐसे। ठीक है, और दूसरे में क्या होता है कि यही पैरेलल खड़ी, पैरेलल तो दोनों कंडीशन में है, लंबवत परपेंडिकुलर एसोसिएट होती हैं हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, और उनमें भी इरोजन होता है, ऐसे ही आकृति बनती है। ये हार्ड रॉक, दूसरी सॉफ्ट रॉक, तो यारदांग और जूजन कहलाते हैं। ये यहाँ पर पाए जाते हैं क्योंकि सहारा मरुस्थल से आने वाली हवाएं इसको पूरा अपघर्षित कर डाली हैं, इरोड कर डाली हैं, इसको बेचारे को, मर गया है ये पठार। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पठार है कटंगा। कांगो एंड रिपब्लिक ऑफ कांगो, कटंगा या कटंगी। सर ये यहाँ कैसे आ गया? ऊपर होना चाहिए ना सर? हाँ हाँ, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए इसको, इक्वेटर को ध्यान नहीं दिए थे। यहाँ
कटंगा डोम शेप्ड पठार, टापू आकार का पठार है, नीचे से मैग्मा के दबाव के कारण ऊपर उठा है और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कापर पाया जाता है। तांबा का प्रधान स्रोत है। इसके अतिरिक्त अन्य मिनरल भी यहाँ पर पाए जाते हैं, कोयले की खान वगैरह भी है यहाँ पर, और बहुत हाई क्वालिटी का कोयला होता है, बहुत हल्का। कोयला जितना अच्छा होगा उतना हल्का होगा, मतलब कि बड़ा बड़ा बोरा एक हाथ से ऐसे पकड़ के टांग लो, ऐसे लेके चले जाओ, और उनको चलाया नहीं कि तुरंत जलना शुरू कर देते हैं, मस्त, बहुत कम जो है राख छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसी कारण से ये सब यूरोपी अमेरिकन आकर के यहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं, है ना। चाइना ने सब खरीद लिया है सर, उत्खनन कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री भी वहाँ पर हैं, चाइनीज इंडस्ट्री भी वहाँ पर हैं, अमेरिकन भी हैं, यूरोपियन भी हैं, है ना। और कांगो की सरकार बहुत ही कमजोर सरकार है, बहुत ही बेकार सरकार है। ऐसी सरकार कि वहाँ पर ऐसे प्रधानमंत्री मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और कोई भी गाली दे देगा उनको, ऐसे, है ना। ये सब बहुत छोटे स्तर के। बीमारी, जीवन प्रत्याशा यहाँ पर जो मैक्सिमम है 30 ईयर्स। यहाँ के लोगों की जिंदगी 30 साल से ज्यादा नहीं होती, है ना। पोल्यूशन है भी, पोल्यूशन है, मुंह से थूको तो कोयला निकले, है ना। इतना ज्यादा माइनिंग हो, पूरा शोषण हो रहा है वहां का, है ना। और वहां की जनता जो है कुछ कर नहीं सकती। सरकार ने उठा करके इनको सबको पट्टा दे दिया है और पैसा खुद खा जाती है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है, और जनता बेचारी, नक्सलवाद भी फैला हुआ है। तो वो लोग यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको मारते पीटते हैं, उनका गला काट देंगे, कभी उनके कुएं में आग लगा देंगे जहाँ पर उत्खनन कर रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पर यूएन की जो वो है इंटरनेशनल पीस आर्मी जो है वो यहाँ पर लगाई जाती है कांगो में। भारत और अन्य देशों के भी सैनिक यहाँ पर जा करके रहते हैं, है ना। और इन नक्सलियों से उसको फैक्ट्री वगैरह की रक्षा करते हैं। सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के जवान हैं उसमें, है ना। और रक्षा करते हैं अमेरिका और क्या कहते हैं चाइना की फैक्ट्रियों को, सोचो। लेकिन अब उसका पार्ट है नाटो वगैरह का, तो इस कारण से इंटरनेशनल पीस आर्मी के पार्ट हैं, तो इस कारण से हम लोगों को मना भी नहीं कर सकते हैं, जाना ही पड़ेगा वहां पर। ये है आहगार का पठार, अल्जीरिया में, पीडमोंट प्लेट्यू ऑफ एटलस। मरुस्थल से पर्वतीय क्षेत्र को जोड़ता है। अब आ जाते हैं हम लोग यूरोप की तरफ। बावेरियन का पठार, बहुत छोटे छोटे हैं। बावेरियन का पठार जर्मनी में है, मिलान करने के लिए आता है। इसे अल्पाइन फोरलैंड भी कहते हैं। अगला इसका इंपॉर्टेंट नाम है अल्पाइन फोरलैंड, ठीक है। आइस एज के दौरान पहले ये पर्वत हुआ करता था, है ना, और आइस एज के दौरान घिस गया और छोटा हो गया। ग्लेशियल इरोजन से कट करके ये नाटा हो गया और पठार बन गया, ठीक है। ऐसे ही है, इसी की सदर्न जर्मनी में है ये, है ना। अगला है, अच्छा, ये आहगार वाले का एक दूसरा नाम भी है, होग्गर। होग्गर का पठार भी है, कहते हैं इसे। आहगार को होग्गर का पठार भी कहते हैं। अगला सेंट्रल मैसिव का पठार, जर्मनी और फ्रांस।
बट मेजर पार्ट लाइक इन जर्मनी। और इधर ये आल्प्स। डोम शेप्ड प्लेट्यू है और यहाँ पर नॉर्थ सी से चलने वाली आती हवाएं है ना, जो कि बारिश करवाती हैं। राइन नदी घाटी बीच में है और इस कारण से भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु के निर्माण में सहयोग करता है, कूपन प्रभाव के निर्माण में सहयोग करता है, फनलिंग इफेक्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, फनलिंग इफेक्ट, ऐसे फनल, इधर पठार इधर आल्प्स, बीच से हवा निकली, कंप्रेस हुई, बारिश होगी अच्छी खासी, है ना, बर्नौली प्रमेय, और ये फनल की तरह दिख रहा है। ठीक है, कूपन प्रभाव जिसे कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु यहाँ पाई जाती है, उसके निर्धारण में इसका, और अंगूर के प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है ये रीजन। ग्रेप्स प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर, यहाँ कंटिन्यूअस पूरा एक बेल्ट ही है अंगूर की, और जितना अंगूर निकलता है वो मदिरा बनाने में 90% ग्रेप्स को हाई क्वालिटी की वाइन बनाने में खर्चा किया जाता है। ब्लेंडिंग का ऑक्यूपेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस इसके सहित यहाँ पर एक विशेष प्रकार के ऑर्नामेंटल प्लांट देखने को मिलते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट मतलब ऐसे पेड़ जिनमें फूल खिलते हों, जैसे आक, आक मतलब मदार, ढाक, छूल, है ना, गुलमोहर, ऐसे पेड़ जो कि खूबसूरत फूल वाले होते हैं। यहाँ की बहुत बायोडाइवर्सिटी फूलों वाले पेड़ के लिए जानी जाती है। ठीक है, बहुत सुंदर। छूल हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है, राष्ट्रीय नहीं राजकीय वृक्ष है। पलाश कहते हैं ना, पलाश, कभी देखो, बड़ा सुंदर बड़ा खूबसूरत फूल होता है। तुम लोग पता नहीं जिंदगी में कभी देखे हो नहीं देखे हो, पलाश या छूल। ठीक है, ऐसे ही इसी के बगल में एक और पठार है मैसेटा, वो भी इसी प्रकार का है। मिनरल रिच आयरन और बड़े पैमाने पर पाया जाता है इसमें, और इस कारण से इसी मेसेटा पठार के अगल बगल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बड़ी अच्छी बूस्ट की हैं। और जर्मनी में ही हेडक्वार्टर है लगभग, जैसे जगुआर, मर्सिडीज, BMW, ये सब जो हाई ग्रेड की जो कार हैं उनका जो हेडक्वार्टर यहीं पर जर्मनी में है। इसका कारण यह कि यहाँ पर लौह अयस्क बहुत हाई क्वालिटी का पाया जाता है। प्लस यहीं पर बगल में रूर प्लेट्यू, जहाँ पर हाई क्वालिटी का एंथ्रासाइट कोयला भी पाया जाता है। तो यहाँ कई पठार हो गए, बावेरियन, मेसेटा, रूर और सेंट्रल मैसिव का पठार। ठीक, अच्छा, तो हो गया जर्मनी में। ठीक है, आइबेरियन प्लेट्यू स्पेन में है। आइबेरियन प्लेट्यू कहाँ पर है, स्पेन में। मिलान करने के लिए यहां से आता है। ये कैसे बना, ये ज्वालामुखी अपर्दन से बना है, फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, और यहाँ पर हाई क्वालिटी का आयरन और स्पेन में भी पाया जाता है। ये भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहीं से पीछे नहीं है। ठीक है, अगला, अच्छा, सेंट्रल मैसिव प्लेट्यू फ्रांस और जर्मनी दोनों में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला आते हैं टर्की में एंटोलियन प्लेट्यू। ठीक है, एंटोलिया का पठार टर्की में है, पोंटाइक ऑन टॉरुस माउंटेन के बीच में। ठीक है, जिसे कहते हैं एशिया माइनर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया माइनर भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर स्टेपी घास भूमि पाई जाती है और बहुत ही उत्तम नस्ल की ऊन देने वाली बकरी की प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है, जिसे कहते हैं यहाँ पर पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन
पूछा गया था। ठीक है, अगला इजराइल और सीरिया के बीच में, यहाँ पर एक गाजा पट्टी भी है, ये भी प्लेटू का रीजन है। इजराइल ने टर्की से मार के उससे छीन लिया। ठीक है, क्योंकि वही गया था पंगा करने जो है। अभी यहाँ गाजा की पट्टी की तरफ से 5 मिसाइलें फेंकी गई थी इजराइल की तरफ पिछले साल, लेकिन इजराइल का जो एंटी डिफेक्शन एंटी मिसाइल जो सिस्टम है उसने उसको आगाज में ही नष्ट कर दिया। और यहाँ पर एक पठार है इजराइल और सीरिया के बीच में, गोलन हाइट या गोलन का पठार। 2015 यूपीएससी प्री का प्रश्न पूछा गया था, गोलन हाइट क्या है। और तुम लोग बता दें, इतना छोटा सा पठार है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो ग्रीन लाइन यहाँ से होकर के जाती है जो कि डिवाइड करती है 5 राज्यों को, जो दुनिया की सबसे खतरनाक सीमा रेखा है। और यहाँ पर सीरिया से इजराइल की अक्सर मुठभेड़ हुआ करती है। अब इजराइल ने यहाँ पर सीरिया के, ये पहले सीरिया था, उस पर कब्जा कर रखा है, वहाँ पर उसके सैनिक टहलते रहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में अभी भी आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, करंट अफेयर में पढ़ सकते हैं। यहाँ से सैनिक वापस बुलाने के लिए कहा गया, अमेरिका ने कहा मेरा कोई मतलब नहीं वहां से, मैं समर्थन वापस लेता हूँ, बाकी जाने इजराइल, है ना। तो इजराइल वहां पर कब्जा करके रखा है। वो भी जून वार हुआ था तब इसको कब्जे में ले लिया था, इससे भी सीरिया को भी मार करके छीन लिया था। इसी तरह से जो है इजिप्ट को मार करके सिनाई पेनिनसुला छीन लिया था, ये वाला पार्ट भी छीन लिया था उससे। छोटा देश है, सबको मारा था, सबसे छीना था। ठीक है, जून वार पढ़ोगे मजा आ जाएगी। दौड़ा दौड़ा के 5 देशों को मारा था, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, जॉर्डन को तोड़ करके वेस्ट बैंक बना दिया गया। उसका भी एक पार्ट कब्जा कर लिया था, लेकिन हटाया सेना वहां से तो उसको इंडिपेंडेंट बना दिया। सबको मारा था बहुत बढ़िया से। तो गोलन हाइट क्या है? पठार है, वहां पर पूछा गया था, कई सारे ऑप्शन थे। तो गोलन हाइट प्लेटू लाइज बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, और आए दिन ये न्यूज़पेपर में रहता है। गोलन हाइट इशू क्या है, और ये सब जब सर्च करोगे तो आपको सीरिया और इजराइल के बीच का जो बवाल है वो देखने को मिल जाएगा, है ना। और अमेरिका और भारत की क्या राजनीति वहां पर चल रही है ये भी देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हमने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के सभी पठारों को पढ़ डाला। ठीक है, अब बाकी कुछ पठार जो बचे हुए हैं, भारत के पठार जो हैं कुछ ज़्यादा डीपली अभी नहीं पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। बाकी रसिया के, चाइना के और ऑस्ट्रेलिया के पठार के बारे में हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को अब कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग मत करो। किसी को कुछ पूछना है? ओके, सभा समाप्त हो जाती है।